माजी के पन्नों को पलटकर देखा तो जाना हुकूमतें बनती हैं लोगों से। आज के आईने में झांका तो देखा कि जमहूरियतें चलती हैं लोगों से। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत हिंदुस्तान, कानून साज, मुंसिफ, अफसर आला और प्रेस, इस जमहूरियत को संभालते सातून, इनके कंधों पर टिकी है जिम्मेदारी इस मुल्क की। कौन हैं ये लोग, क्या हैं इनकी जिम्मेदारियां? इन सड़कों से गुजरते अक्सर ये सवाल जहन में आते हैं। अब हम मांगेंगे जवाब, करेंगे कुछ बातें। आदाब नाजरीन, उर्दू हाट टॉक में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपकी मुलाकात कराते हैं उन शख्सियात से जो हमारे मुल्क को बनाने में अहम किरदार निभा रही हैं, जैसे हमारे मुल्क के सियासतदान, कानून साज, सहाफ़ी। और इसी कड़ी में आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के चांसलर ज़फ़र सरेशवाला से। ज़फ़र साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम में। और मेरा पहला सवाल ही आपसे यह है कि हम जब बात करते हैं एक चांसलर की किसी भी यूनिवर्सिटी के, तो उसके इख्तियारात क्या होते हैं, क्या उसके पास पावर्स होती हैं, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। देखिए, मैंने तो इसकी कोशिश ही नहीं की कि चांसलर के क्या पावर होते हैं या नहीं होते। मेरे लिए तो वो कोई मायने नहीं रखता, इसलिए कि मैंने तो वहाँ जाकर कहा कि भाई देखिए, मुझे मालूम है कि बहुत महदूद पावर होती है, लेकिन कोई मैं वैसा चांसलर बन के रहूँगा नहीं। इसलिए कि ना मुझे अपने नाम के आगे चांसलर लगाना है, ना लाल बत्ती वाली गाड़ी जो है या उसके जो भी पर्क्स हैं उससे मुझे कोई सरोकार नहीं है। इसलिए कि हम तो कारोबारी लोग हैं, कारोबार बिजनेस लेते हैं, छोड़ते हैं, और हर वक्त ये देखते हैं, जो बचपन से एक बात घुट्टी में पिलाई गई है कि हम ऐसी सवारी में सवारी नहीं होते जिसकी लगाम हमारे हाथ में ना हो। तो हम तो यहाँ चांसलर अगर हैं तो यहाँ की हर चीज़ में पूरी तरह से अपने आप को इस्तेमाल करेंगे और पूरी खबर रखेंगे। लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो चांसलर के ही पास, जिसके इख्तियारात होते हैं, उनके पास ही पावर होती हैं, उनके बगैर वो चीज़ें पास नहीं हो सकती या आगे नहीं बढ़ सकती? क्या ऐसा कुछ है? वो मेरे लिए कोई मायने ही नहीं रखती, इसलिए कि ना मुझे कोई पावर इस्तेमाल करना है, ना कोई मुझे पावर से कोई ताल्लुक़ है। मेरा तो मकसद ये है कि मैं यहाँ आया हूँ अगर, तो मैं ऐसा कुछ करके जाऊँ कि एक इम्तियाजी फ़र्क लगे कि हाँ, एक आदमी के आने और जाने के बाद कोई फ़र्क है। बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं करूँगा इंशाअल्लाह। तो उसके लिए तो ना कोई पावर की ज़रूरत है, ना कोई पावर ना हो की ज़रूरत है। वो तो आपके अपने अंदर होता है जो आपको करना चाहिए। आगे आने वाले दिनों में हम मौलाना आज़ाद में किस तरह के बदलाव देखेंगे, क्योंकि अब चूँकि आप चांसलर बने, हालांकि बहुत कम वक्त हुआ है आपको चांसलर बने हुए, लेकिन फिर भी किस तरह के बदलाव अभी आपने किए हैं और आगे आने वाले वक्त में किस तरह के बदलाव हम देखने की उम्मीद करें? देखिए, मैं कोशिश ये करूँगा कि मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी से जो बच्चा बाहर निकले, वो निकलने से पहले उसकी नौकरी तय हो जाए। यानी एम्प्लॉयबिलिटी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए यूनिवर्सिटी का इंडस्ट्री से इंटरफेस हो, जो मैंने किया है, 6 MOU साइन किए हैं अलग अलग कंपनियों के साथ। दूसरा, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से भी उसका टाई अप होना, ताकि वहाँ के प्रोफेसर्स जो हैं, वहाँ के जो माहिर हैं किसी भी फील्ड के, उनकी आमद और रफ्त हो यहाँ पर, वो विजिटिंग प्रोफेसर की हैसियत से आएँ, यहाँ के बच्चे समर ट्रेनिंग में या उसमें जाएं। तो ये एक सिलसिला जब होगा तो ये नई चीज़ इन बच्चों को मिलेगी जो अभी तक नहीं थी। जी, अभी हालांकि आपको बहुत कम अरसा हुआ है चांसलर की हैसियत से ज्वाइन किए हुए, लेकिन जब हम बात करते हैं एक उर्दू इदारे की, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, तो आप किस तरह से मौलाना आज़ाद को पाते हैं और कहाँ पाते हैं उसको? देखिए, कोई भी यूनिवर्सिटी, चाहे वो उर्दू यूनिवर्सिटी हो या कोई भी यूनिवर्सिटी हो, उसके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि हमें ऐसे कारखाने नहीं बनाने जो अनएम्प्लॉयबल ग्रेजुएट्स पैदा करें। एक तो हमारे यहाँ वैसे ही सोशल प्रॉब्लम है, लेकिन अगर पढ़ लिख कर आदमी जब बाहर निकले और उसको नौकरी नहीं मिले तो बहुत ज़्यादा सख्त किस्म का एक सोशल प्रॉब्लम होगा। तो मेरे पहले ही जब मैं गया वहाँ पर, मैंने 14 जनवरी को मैंने चार्ज लिया, तो पहले 2 दिनों में मुझे 2 बातें दिखी फौरी तौर पर।
एक तो ये कि अगर मैं कुछ करना चाहूँ यहाँ पर, तो एक सबसे अहम चीज़ जो है वो ये है कि इस यूनिवर्सिटी का इंटरफेस इंडस्ट्री से होना बहुत ज़रूरी है। जी। इसलिए कि क्या होता है कि एक तालीम तो कॉलेजों में होती है, यूनिवर्सिटियों में होती है, और एक इंडस्ट्री में होती है। जी। तो दोनों में बहुत ज़बरदस्त एक डिफरेंस है। जी। इसलिए आमतौर से हमारे जो बच्चे यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हैं वो अनएम्प्लॉयबल होते हैं। इसलिए कि जो इकोनॉमिक्स उनको यहाँ पढ़ाई जाती है और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी बाहर होती है, जो इंजीनियरिंग यहाँ पढ़ी है और जो बाहर है, तो पॉलिश की भी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए बहुत सारे ग्रेजुएट्स बेचारे एम्प्लॉयबल ही नहीं होते। तो वही हाल मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी का भी था। तो मैंने इमीडिएटली सोचा कि जो नुमाया इंडस्ट्रीज़ हैं जो भी, उनके साथ MOU हो। स्किल क्या क्या है, मैंने देखा कि यहाँ पर बच्चों के पास कुछ स्किल हैं। फॉर एग्जांपल मदरसे का बहुत बड़ा अमला आता है यहाँ पर। जी, जी। तो उर्दू दां है अक्सर, उर्दू अच्छी जानने वाले लोग हैं उसमें। अरबी का एक स्किल है वहाँ पर। तो हमने सोचा कि ये अरबिक और उर्दू जो है ये स्किल बने और ये बाजार में भी इनकी कीमत हो। जी। ये दो चीज़ें हों। तो एक तो इंडस्ट्री का जो इंटरफेस हुआ वो हमने 6 बड़ी इंडस्ट्रीज के साथ हमने MOU साइन किया। ओके। तो उससे ये होगा कि इंडस्ट्री के जो लोग हैं, जैसे मसलन वहाँ का चीफ इकोनॉमिस्ट है या चीफ इंजीनियर है या उनका मार्केटिंग का कोई आदमी है, वो लोग आएंगे यहाँ पर, बच्चों को लेक्चर देंगे, तो एक नया पर्सपेक्टिव उनको मिलेगा। आपको लगता है कि जो ज़्यादातर जो उर्दू या फिर एक ख़ास इंग्लिश से अगर जो ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं अंग्रेज़ी का ज़माना है, हर कोई अंग्रेज़ी पढ़ना चाहता है क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज़ यहाँ पर आ रही हैं। उर्दू की जब हम बात करते हैं तो एक दायरा जो है वो थोड़ा सा सिमट जाता है, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो उनमें थोड़ा कॉन्फिडेंस की क्या कमी होती है? क्या आपको लगता है उन्हें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उन लोगों पर, चाहे वो किसी भी, चाहे वो ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, इवन PhDs किए हुए लोग जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता है? देखिए, ये सिर्फ उर्दू का मसला नहीं है। इस मुल्क में इंग्लिश वर्सेस एवरीथिंग हो गया है जी। यानी इस मुल्क में तो ऐसा हो गया हमारे यहाँ कि आपको अगर कुछ भी नहीं आता हो और बेहतरीन अंग्रेजी बोलते हो तो आपकी बोलबाला है जी। तो ये सिर्फ उर्दू का नहीं है, ये मसला सबका है। जैसे मैं तो गुजरात से ताल्लुक है, वहाँ जो गुजराती मीडियम से बच्चे निकलते हैं वो भी एहसास कमतरी में मुब्तला है। तो जैसा आपने कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है उनका मॉरल बूस्टिंग जो है वो बहुत जरूरी है जी। तो वो ये इंडस्ट्री इंटरफेस जो हुआ है तो उससे यानी होते ही बच्चों के अंदर एक उनका मोरल जो है वो ऊंचा आ गया जी। दूसरी जो चीज़ है वो ये है यूनिवर्सिटी के लिए कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से भी उनका टाई अप होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए कि अब जो लेवल के प्रोफेसर्स हैं या दुनिया की मानी यूनिवर्सिटी में वो तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम अगर आपने टाई अप किया है तो साल में 2-3 मरतबा वो विजिटिंग प्रोफेसर की हैसियत से आए या यहाँ के बच्चे वहाँ जाएं तो वो वहाँ के बच्चे यहाँ आए तो उससे अपने आप एक डेवलप होता है उनके अंदर में। फिर हमने चूंकि एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ भी टाई अप किया है तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अपना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वहाँ डालेगी। तो मैंने एक आइडिया ये दिया है जो इंशाल्लाह बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट होगा कि कम से कम जो कॉमर्स के बच्चे हैं जो BCom MCom करते हैं या कम से कम MCom के या MBA के बच्चे, उनको कम से कम हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो दिखाएं, उनको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दिखाएं, उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दिखाएं, उनको सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी क्या है वो दिखाएं। भाई कम से कम ये बच्चे जब बाहर आएंगे तो एक तो ये है कि एक्सपोजर भी नहीं है बिल्कुल। और फर्क क्या है दुनिया की मानी हुई यूनिवर्सिटी या बिल्कुल मामूली यूनिवर्सिटी में फर्क क्या है? हालांकि सिलेबस तो दोनों का एक ही होता है, फर्क यह है कि वो यूनिवर्सिटी के बच्चों का एक्सपोजर है। अगर हम यही मुहैया कर सकते हैं इन बच्चों को तो इंशाल्लाह हम वो लेवल पर उनको ला सकते हैं। तो आने वाले दिनों में हम मौलाना आज़ाद को कहाँ पाएंगे? आप एक चांसलर बने हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं आपसे क्योंकि आप यंग हैं और इसके अलावा लोग आपको बहुत कनेक्टेड भी पाते हैं। उन्हें लगता है कि आप बहुत इंटरेक्टिव हैं, लोगों से बहुत बात करते हैं। तो क्या इससे हम देखेंगे कि एक चांसलर की जो ज़्यादातर हम जगह देखते हैं एक ऑनररी पोस्ट होती है, लेकिन आप कह रहे हैं जैसे कि आप एक एक्टिव चांसलर बनेंगे, तो क्या आगे आने वाले दिनों में हम मौलाना आज़ाद की एक नई तस्वीर देखेंगे, बहुत बड़े बदलाव कुछ हम उसमें देखेंगे जो होने चाहिए और अब तक नहीं हो पाए हैं? नहीं, देखिए जो मेरे पहले जो लोगों ने किया उनका भी रोल है, इसलिए कि वो एक लेवल पे लेके आए तभी तो मैं कुछ कर पाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए उनका भी अपना एक रोल है, ज़माना बदलता है, देखने का एक अंदाज अलग होता है। तो यहाँ दोहरी चीज़ें हैं मुझे, एक तो उर्दू की बका और
इन बच्चों की एम्प्लॉयबिलिटी, जी जी, क्वालिटी एजुकेशन लेकिन उर्दू भी हो। जी जी। तो अब मैं ये इस तरह की कोशिश कर रहा हूँ कि उर्दू तो रहे लेकिन इंग्लिश जो है ना, एक तो इंग्लिश आना और एक है इंग्लिश में प्रोफिशिएंट होना। बिल्कुल। ये दौर जो है इंग्लिश आने का नहीं है, आपको इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी की जरूरत है। बिल्कुल। तो हम कोशिश ये करते हैं कि उर्दू भी रहे, अरबी भी रहे और आप अंग्रेजी के माहिर भी हों अपने फन के अंदर, अपनी फील्ड में। तो ये एक है चैलेंज है। ज़फ़र साहब, जब हम उर्दू की बात करते हैं तो हाल के दौर में हम देखते हैं, हालांकि इसको लेकर बातें बहुत हो रही हैं, लेकिन अमली तौर पर कुछ होता हुआ बहुत बड़े पैमाने पर नज़र नहीं आ रहा है। ये एक आयरनी हम कह सकते हैं कि उर्दू को एक ख़ास तबके के साथ जोड़कर देखा जाता है। इसकी फलाह बहबूद के लिए, आम लोगों तक जहन में, उनके दिलों में उतारने के लिए क्या आपकी तरफ से होता हुआ हम पाएंगे आने वाले दिनों में? देखिए, मैं हमेशा ये समझता हूँ कि चैरिटी बिगिंस एट होम। इसमें मुसलमानों का भी बहुत कसूर है, बहुत बड़ा। और ख़ास तौर से उन लोगों का कि जो उर्दू दां हैं जी, उन्होंने भी कभी भी अपने बच्चों को ना उर्दू पढ़ाई ना सिखाई जी। जैसे मेरा ताल्लुक गुजरात से, जो जहाँ दूर दूर तक उर्दू नहीं है जी, लेकिन हमारे ख़ानदान में बच्चा बच्चा उर्दू पढ़ना और लिखना जानता है। हमारे दादा मरहूम वालिद साहब, उन्होंने बाकायदा, हम पढ़े जेवियर्स में, इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूलों में जी, जी। घर की खातून, लेकिन अलग से उर्दू सीखी, पढ़ना और लिखना भी। तो भूल जाइए कि कहीं है या नहीं है, लेकिन कम से कम ये घर से शुरुआत करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या आपको लगता है एहसास कमतरी है कहीं इसकी वजह से अंग्रेज़ी को ज़्यादा तवज्जो देना, ताकि वो मॉडर्न दिखें, ताकि उन्हें लगे कि जिस तरह से मुसलमानों पर एक तरह से इल्ज़ाम लगता है कि थोड़े वो बैकवर्ड हैं, एजुकेशन के लिहाज से बहुत पिछड़े हुए हैं, तो अंग्रेज़ी को हमने देखा है बहुत सारे स्कूल्स में भी और घरों में भी कि बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, तो क्या इसकी वजह से उर्दू जो है वो पिछड़ रही है? उर्दू ही नहीं, मैं हर मादरी ज़ुबान के लिए कहूँगा, ये एहसास कमतरी की बात नहीं है, बेवकूफ़ी की बात है। इसलिए कि मैं मानता हूँ ये कि जो शख्स अपनी मादरी ज़ुबान अगर सही तरीके से नहीं बोल सकता, वो दुनिया की कोई ज़ुबान नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। आदमी अगर एक ज़ुबान सही बोलेगा तो वो दूसरी ज़ुबानें भी बोलेगा। ना हम अंग्रेजी में माहिर हैं, ना अपनी ज़ुबान में है। तो ये बहुत बड़ा फुकदान हुआ है, हमारे अपने घरों से इसका नुकसान हुआ है। तो हमें घरों में फिर से उर्दू को शुरू करना चाहिए, घरों में। और एहसास कमतरी की बात ही नहीं है, इसलिए कि आप अंग्रेजी के साथ अगर आप बेहतरीन उर्दू बोलते हो तो आपकी ज़्यादा कीमत होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। आप अगर अरबी ज़्यादा बोलते हो और इंजीनियर भी हो, तो ऐसे इंजीनियर कहाँ मिलेंगे जो अरबी भी जानते हैं? ऐसे इंजीनियर कहाँ मिलेंगे कि जो उर्दू पढ़ना और लिखना जानते हैं? तो जितनी लैंग्वेज अगर आप अच्छी बोलोगे तो ये तो एक एडेड क्वालिफिकेशन होगा, ना कि एहसास कमतरी की बात है इसमें। अभी मौलाना आज़ाद जो है किस तरह के कोर्सेज ऑफर कर रही है स्टूडेंट्स को? देखिए, मौलाना आज़ाद में हर वो कोर्स है जो और यूनिवर्सिटीज़ में है, लेकिन मैं उसमें कुछ नए कोर्स दाखिल करना चाहता हूँ। जैसे मैंने देखा कि वहाँ जो बहुत बड़ा जो अमला है वो मदारिस से आता है, जो अरबी जानता है, जो शरीयत को जानता है। और इस दौर में अभी दुनिया में इस्लामिक फाइनेंस जो है ये एक बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है, यानी ऑलरेडी ये ऑलमोस्ट $2 ट्रिलियन इंडस्ट्री है। 2020 तक ये 6 ट्रिलियन की हो जाएगी। और बरतानिया में 26 यूनिवर्सिटियां हैं जो इस्लामिक फाइनेंस के कोर्सेज ऑफर कर रही हैं। तो अब ये बड़ी इंडस्ट्री है, दुनिया भर में फैल रही है, तो उसके प्रोफेशनल्स नहीं है, इसलिए कि आपको शरिया स्कॉलर की ज़रूरत है, या नए नए प्रोडक्ट्स को चेंज करने की ज़रूरत है, नए प्रोडक्ट्स को लोगों के सामने रखने की ज़रूरत है। तो आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो कन्वेंशनल फाइनेंस को भी जानते हो और जो शरीयत को भी जानते हो। तो यहाँ ऑलरेडी एक चीज़ जानने वाले हैं, तो हम चाहते हैं कि उनको कन्वेंशनल फाइनेंस सिखाकर एक सीमलेसली ये मदरसे का बहुत बड़ा तबका उसमें दाखिल हो सकता है। एक और चीज़ जो है दुनिया में इस वक्त बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है, वो हलाल फूड्स की। हलाल इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, खाने से लेकर अब तो लिपस्टिक और पता नहीं क्या क्या चीज़ों में हलाल है। तो उसके इंग्रेडिएंट की बात आती है, कौन सी चीज़ किस तरह से मिक्स होगी तो वो हलाल या हराम बन जाती है। तो ये मदरसे के बच्चे ऑलरेडी जानते हैं, इनको सिर्फ कन्वेंशनल बिजनेस से मुतारिफ कराने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक नए कोर्सेज हैं जिनको हमें डेवलप करने की ज़रूरत है। प्लस हमने चूँकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ जो टाइप की है, तो एक और चीज़ है कि ये दौर जो है ये 1+ का है। ये ना आपने बीकॉम की तो कोई कीमत नहीं है, लेकिन बीकॉम के साथ आपने छोटा कर लिया। मसलन जो आजकल ये हो गया है कि भाई एक NCFM है जिसमें बीकॉम होने चाहिए या कोई भी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, उसके बाद एक सिलेबस है, आप एग्ज़ाम दो,
तो आप किसी भी ब्रोकरेज में काम कर सकते हो, तो 30-40 हज़ार की तनख्वाह मिल जाएगी आपको। प्लस अब म्यूचुअल फंड है, तो म्यूचुअल फंड बेच, क्योंकि अब पूरी दुनिया जो है वो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में जा रही है भाई। पहले तो आप किसी को कुछ भी बोल सकते थे, अब तो एडवाइस जो है वो भी रेगुलेटेड होगी। तो म्यूचुअल फंड बेचना है तो उसका एक सर्टिफिकेट है, अगर आपको इंश्योरेंस बेचना है तो उसका सर्टिफिकेट है। यानी हर चीज में स्किल की जरूरत है। अब ज्यादा उसमें कुछ करना नहीं पड़ता, 6 महीने या 7 महीने के कोर्सेज हैं, आप कीजिए, एग्जाम दीजिए, बाहर निकल जाइए। तो मैं ऐसे छोटे जो कोर्सेज हैं स्किल के, जो बेसिक एजुकेशन डिग्री के बाद, वो हम चाहते हैं कि मौलाना आज़ाद में उनको इंट्रोड्यूस करें, और बच्चा जो वहां से निकले वो 1 अप हो, पॉलिश हो उसके अंदर थोड़ा। जी, इसके अलावा जब हम औरतों की बात करते हैं, ख़वातीन की बात करते हैं, तो उनको किस तरह से और ख़ुद मुख्तार बनाया जाए, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग और किस तरह से दी जाए ताकि वो और दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे पिछड़ी हुई नज़र ना आए, उसके लिए किस तरह के कदम उठाने की ज़रूरत है? देखिए, मेरे तो बहुत ही रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ हैं इसमें, बल्कि मैं तो कहा करता हूँ कि सिवाय बादशाहत के कोई काम ऐसा नहीं है जो औरत नहीं कर सकती। बल्कि मैं तो यहाँ तक समझता हूँ कि औरत की तालीम की अहमियत इतनी ज़्यादा है कि अगर किसी बाप की 2 औलाद हो, एक लड़का और लड़की हो, और उसके पास वसाइल सिर्फ इतने हैं कि वो एक को तालीम दे सकता है, तो मैं बहुत जिम्मेदारी से कहूँगा कि वो अपनी बेटी को पढ़ाए। इसलिए कि अगर बेटी पढ़ेगी तो उससे नस्लों की हिफाजत होगी। तो ये बहुत ज़्यादा अहमियत की चीज़ है। इन्हें औरतें क्यों, कौन सी तालीम में पीछे रहनी चाहिए भाई? अपने शरीयत के दायरे में, शरीयत के हुदूद में रहकर बेहतरीन से तालीम हासिल करें। तो बिल्कुल कोई तालीम ऐसी नहीं है कि जो औरत को नहीं लेनी चाहिए। मौलाना आज़ाद में हाल के दिनों में कोई नए वोकेशनल कोर्सेज हम आते हुए देखेंगे? क्योंकि बहुत हम ये बात देख रहे हैं कि उर्दू को कारोबार से किस तरह से जोड़ा जाए, इस पर बहुत बात हो रही है। क्योंकि हम बहुत सारे उर्दू दां देखते हैं, लेकिन देखते हैं उन्हें सैलरी उस तरह से नहीं मिल पाती हैं, ज़्यादा वो टीचर या ट्रांसलेटर तक ही महदूद हो जाते हैं। तो उनको अच्छे कोर्सेज जो हैं उसमें एडमिशन मिले, और जब बाहर आएँ तो एक बेहतर प्रोफेशनल की तरह आएँ, जैसे हम किसी भी दूसरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को देखते हैं। तो क्या हम आने वाले दिनों में कोई नए कोर्सेज देखेंगे, और क्या उनकी पर्सनालिटीज़ में, जो वहाँ के स्टूडेंट हैं, कुछ नया बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, मौलाना आज़ाद जो है उसमें उर्दू का तबका आता है जो उर्दू मीडियम से आता है, और कोर्सेज सब हैं वहाँ पर। स्कूल ऑफ साइंसेज है, स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी है, आर्ट के कोर्सेज हैं, कॉमर्स के कोर्सेज हैं, MBA है, टेक्नोलॉजी है। तो वहाँ आए वो, लेकिन वो इंग्लिश में भी महारत हासिल करें, बस, और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि मदर टंग में तो अगर कोई तालीम होती है अपनी मादरी ज़ुबान में, तो उससे आदमी बहुत माहिर बनता है। लेकिन चूंकि ज़माना जो है भाई, आप बेहतरीन MBA हो गए, लेकिन अब आप किसी कंपनी में अगर गए, रिपोर्ट बनानी है आपको, तो एक तो अंग्रेजी आना और एक अंग्रेजी में रिपोर्ट बनाना, तो इस लेवल का अंग्रेजी भी आपको आना चाहिए। तो वो हम कोशिश करेंगे कि मौलाना आज़ाद में हायर लेवल का इंग्लिश और इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी, जो मैंने पहले भी कहा था कि महारत, ये अगर आ गई तो, और ये सिर्फ उर्दू के लिए नहीं है, मैं दोबारा इसको कहूँगा कि हर जुबान के साथ हिंदुस्तान में ये हुआ है। अब ये है, लिंगुआ फ्रैंका है अंग्रेजी, आप उसका इनकार नहीं कर सकते, तो आपको हासिल करना पड़ेगा। लेकिन हमको अपनी मादरी ज़बान को भी भूलना नहीं है। अरबी की जब हम बात करते हैं तो अरबी को हम देख सकते हैं कि एक प्रोफेशनल उसमें उसे आते हुए हम देखते हैं, क्योंकि एक ट्रांसलेटर की बहुत अहमियत होती है, और अरबी में हम देखते हैं बहुत कम हमें ट्रांसलेटर मिल पाते हैं। इसके अलावा जब हम अरबी की बात करते हैं तो और किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है? अगर किसी ने अरबी में अपनी तालीम हासिल की है, या एक लैंग्वेज में उसने अगर ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो आगे उसके लिए किस तरह के चांसेस हैं? बल्कि मुझे तो बहुत इसलिए ब्राइट फ्यूचर लगता है। अगर आप देखें कि हिंदुस्तान जो है उसका 68% ट्रेड जो है वो उन मुल्कों के साथ है जहां अरबी और फारसी बोली जाती है। तो जितना जब दुनिया खुलेगी, इसलिए कि आने वाले दिनों में, और हमारे लिए सबसे करीब जो है, जो मुल्क हैं जहाँ पर देखिए हमारे करीब में अरब मुल्क हैं, ये वो मुल्क हैं कि जहाँ पेट्रोल है, उनके पास कैपिटल है, और उनके पास एवेन्यूज़ नहीं है इन्वेस्टमेंट के। तो वो एवेन्यूज़ आने वाले कुछ सालों में अगर हमारे ताल्लुकात अच्छे हुए तो इन्वेस्टमेंट, मेक इन इंडिया का मैंने ही एक सेमिनार एड्रेस किया सऊदी अरेबिया में, तो वहाँ बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला। अभी कतर के जो किंग आए थे यहाँ पर, वो बहुत ही ईगर थे कि इंडिया में मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, बड़ा उनके पास कैपिटल है। तो जब ये लोग आएंगे यहाँ पर तो अरबी दां की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ये अरबी दां ऐसे हों कि जो ज़माने से भी की भी महारत हो। ये नहीं कि सिर्फ अरबी जानते और ज़माने से जाहिल हो। तो ये अरबी दां जो है, अगर ज़माने की नॉलेज जो है या ज़माने की जो स्किल है उसको भी हासिल कर लें,
तो ये अरबी इनका बहुत बड़ा एसेट बन जाएगा। जी, जो मदरसे से डायरेक्ट बच्चे आते हैं, जो मदरसे की तालीम हासिल करके डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, तो कहाँ आप उनको कमतर पाते हैं? कॉन्फिडेंस में आप कमतर पाते हैं? आपको लगता है वो एक उनके अंदर जो क्षीण होती है, एक वो जो शहरी वो जो होता है उसकी कमी है, या उन्हें पर्सनालिटी डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए? कहाँ आप उन्हें थोड़ा कमतर पाते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि हो सकता है कि वो उर्दू यूनिवर्सिटीज़ में जाके अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करें, लेकिन और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो वहाँ पर आके अपने आप को उतना कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्या आप उनको कहाँ लैक होता हुआ देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि जो मदरसे के जो बच्चे निकलते हैं, तो मेरा तजुर्बा ऐसे कि मैंने ज़माने तक इंटरव्यू लिए हैं, तो कम से कम मैंने पाया कि जो मदरसे का जो बच्चा है उसने जो तालीम हासिल की है उसके मदरसे में, उस तालीम में तो वो बड़ा माहिर होता है। बल्कि हमारी यूनिवर्सिटी का जो बच्चा है उसने जो तालीम पाई है उसमें वो इतना माहिर नहीं होता जितना वो अपनी तालीम में है। तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन अब उसको बाहर आकर ज़माने का जो कोर्सेज हैं या जो ज़माने के जो स्किल हैं वो बस उसको ऐड ही करना है, इसलिए कि उसके पास उसने एक पढ़ाई कर क्या है जी, तो वो उसके पास एक है डिग्री, तो उसको एहसास कमतरी में मुब्तला होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो एक डिग्री है उसके पास, वो एक तालीम का माहिर है, एक फ़न है उसके पास, लेकिन उसको उस फ़न के साथ दूसरे फ़न से जोड़ने की बहुत ज़रूरत है और वो उसको लेना चाहिए। हमारे पास कुछ खतूत भी आते हैं कुछ लोगों के इस प्रोग्राम में, और हमारे पास एक ख़त आया है शहजाद का है, और ये तेलंगाना के ही रहने वाले हैं। इनका कहना है कि अब आप चांसलर बन गए हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के, तो अब हम किस तरह के बदलाव इसमें देखेंगे? क्या बेहतरी आगे हम देख सकते हैं इसमें? देखिए, बदलाव में तो मैं करूँगा कि जो ऑलरेडी है, जो एग्जिस्टिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो फैसिलिटी है, उसको मैं इंशाल्लाह स्केल अप करूँगा, या वो अपना फुल पोटेंशियल दिखाए, तो वो मैं पहले करूँगा। और मैं चाहूँगा कि जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ और जो MOU साइन के, ये और साइन करूँगा मैं, और ज़्यादा कंपनियों को बुलाऊँगा, और ज़्यादा इंडस्ट्रीज से मैं इंटरेक्शन करवाऊँगा, और विजिटिंग प्रोफेसर्स को बुलाऊँगा, ताकि यहाँ के बच्चों को दुनिया में क्या हो रहा है या दुनिया में किस किस्म की तालीम होती है, क्या हो रहा है, और यहाँ के बच्चे वहाँ जा सकें, उनकी एक आमद व रफ्त हो, वो मैं इंशाल्लाह करूँगा, तो अपने आप बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। और अगला लेटर है हमारे पास आफ्ताब का है। वो कहते हैं कि मैं इसी यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि प्लेसमेंट यहाँ का बेहतर हो, उसके लिए आप किस तरह के कदम उठाएंगे? देखिए, पहला इक़दाम तो हमने किया है और इंशाल्लाह और मजबूत बनाएंगे। मैं चाहता हूँ कि प्लेसमेंट यहीं हो जाए बच्चों का, यानी बाकायदा प्लेसमेंट का एक सेल बने, यानी दुनिया की कंपनियां जो हैं वो यहाँ आएँ और कैंपस इंटरव्यू में बच्चों को ले जाएं। मेरी ये कोशिश रहेगी। आप इस इदारे के चांसलर हैं, लेकिन इसके अलावा भी क्या आप और जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो उर्दू के लिए काम करें, जहाँ उर्दू पढ़ाई जाती है, क्या उनको भी आप कुछ सजेशंस देना चाहेंगे, या उनसे किसी तरह का आपका कोई कनेक्शन या कोलैबोरेशन कुछ हो रहा है? नहीं, बिल्कुल, मैं तो चाहूँगा कि हर यूनिवर्सिटी, इसलिए कि सारे बच्चे हमारे हैं और चाहे जिस फ़न में हो, जिस फील्ड में हो, वो उसमें माहिर बने। तो बिल्कुल, और यूनिवर्सिटियों में भी मैं तो जाने के लिए तैयार हूँ। मैं बिल्कुल, मेरा शौक़ है, मैं जामिया में जाता हूँ, मैं अलीगढ़ भी जाऊँगा इंशाल्लाह, और भी दूसरी यूनिवर्सिटियाँ हैं जो हमारे गुजरात में भी। और मेरा एक ये है कि जो अमेरिका में, यानी अब मैं एक आम बात करता हूँ कि अमेरिका में जो है क्या है, फ़र्क क्या है नुमाया, कि वहाँ की जितनी भी बड़े बड़े जो कॉरपोरेशंस हैं वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फंड करते हैं अपने रिसर्च को, तो उनको रेडीमेड मिल जाता है, और ये बच्चों को रेडीमेड मिल जाता है बाजार में क्या हो रहा है। तो वो इतना ज़बरदस्त इंटरेक्शन है यूनिवर्सिटीज़ का और इंडस्ट्री का कि वो बच्चों को नौकरी की तलाश की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैं चाहता हूँ कि ऐसा हिंदुस्तान का हर कॉरपोरेट कोई ना कोई यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ पैदा करे, वहाँ अपने रिसर्च के पैसे पंप करे और सस्ते में उनको मुफ्त में वो बच्चे मिल जाएंगे जो उनके लिए रिसर्च करेंगे। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। और आखिर में, क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो इख्तिताम पर है, तो मैं चाहूँगी कि जो लोग घर बैठे आपको देख रहे हैं, एक यूनिवर्सिटी के इदारे के चांसलर की हैसियत से, ख़ासतौर पर उर्दू के हवाले से हम बात करें, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्या है आपका मैसेज उनके लिए? देखिए, मैं तो चाहूँगा कि हर एक कंट्रीब्यूट कर सकता है, और ख़ास तौर से मैं ख़वातीन से ये कहूँगा कि आप जो पढ़ी लिखी हैं, घर बैठकर भी आप बहुत कर सकती हैं। तो कम से कम आपके आस पड़ोस में जो गरीब हैं, जो बेचारे स्कूलों में नहीं जा सकते, जो आपकी मेड हैं, जो आपके यहाँ काम करने आती हैं मजबूरी में, कम से कम हर ख़वातीन ये तय कर ले कि मेरे यहाँ जो आती है या मेरे मातहत में जो है, मैं उनको तालीम से
आरास्ता करूंगी, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब, आपने कीमती वक्त हमें दिया और इतने कीमती ख्यालात से आपने नवाजा, बहुत शुक्रिया।